हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्विक रिवीजन प्रोग्राम को फॉर यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन। और यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फर्स्ट ओपी पॉइजनिंग, जिससे हर साल इन प्रीवियस 5 ईयर्स एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा गया ही है और कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बाद में हम इसके जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपी पॉइजनिंग जो होता है उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। ये इरिवर्सिबली एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर देगा तो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन जो होगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्यूमुलेट कर जाएगा, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगी। क्लियर है। अब पेशेंट जो होता है वो क्या करके प्रेजेंट करता है। पेशेंट हमारे वेरियस अदर फीचर्स करके प्रेजेंट कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑन द ये डिपेंड करेगा कि कौन से रिसेप्टर पे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो हमारे एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन अगर एक्ट करेगा तो डम्बल्स क्लिनिकल फीचर आएंगे। डम्बल्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, इमेसिस, लेक्राइमेशन, सेलाइवेशन एंड स्वेटिंग। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि सारी जो सिक्रीशंस है बॉडी में वो बढ़ जाएंगी। जैसे कि डायरिया में भी हमारे सिक्रीशन बढ़ रहा है, यूरिनेशन में सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, ब्रोंकोस्पाज्म ब्रोंकोरिया में बढ़ रहे हैं, इमेसिस में बढ़ रहे हैं, लेक्राइमेशन में बढ़ रहे हैं, सेलाइवेशन, स्वेटिंग, सब में हमारी पूरी बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे। बस हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो ओपी पॉइजनिंग होती है उसमें हमारे ब्रेडिकार्डिया मिलता है और मियोसिस मिलता है। मियोसिस हमारे और कौन कौन सी पॉइजनिंग्स में मिलता है, तो ये हमारे मिलता है ओपीएम पॉइजनिंग में मिलता है और हाँ बताइए पॉन्टाइन हैमरेज में भी हमारे मिलता है। उसके अलावा पाइलोकार्पन टॉक्सिटी में भी हमारे मियोसिस मिलता है। ये 3 पॉइंट हम एक्स्ट्रा मियोसिस के बारे में याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। उसके अलावा जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसकी वजह से हमारे क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, उसकी वजह से हमारे फेसिकुलेशंस मिल सकते हैं, मसल वीकनेस मिल सकती है और पैरालिसिस मिल सकता है। ठीक है। सीएनएस साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, सीएनएस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सीजर्स, कोमा, एंजाइटी हो सकती है। और जो मेनली कॉज ऑफ डेथ होती है इसमें वो क्या होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ठीक है। अब डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम इसमें क्या करेंगे, आरबीसी या प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेस लेवल देख लेते हैं। अगर वो रिड्यूस मिलता है तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब हमारे एक ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ टॉक्सिटी। ठीक है। उसके अलावा ईसीजी में हमारे क्या मिलता है, प्रोलॉन्ग क्यूटीसी इंटरवल मिलती है। ठीक है। अब मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट में आपको पता ही सबसे पहले हम डिकॉन्टामिनेशन करेंगे। डिकॉन्टामिनेशन क्या करेंगे, डिकॉन्टामिनेशन ऑफ क्लोथ्स करेंगे। तो पहले बंदे को के जो पहले पहने हुए सारे कपड़े हैं वो चेंज करवाएंगे और उसको बाथ करवाएंगे विथ सोप। ठीक है। और मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, एट्रोपिन होती है। ठीक है। और सेकेंड लाइन क्या होती है, प्रेलिडॉक्साइम होती है। ठीक है। एट्रोपिन और प्रेलिडॉक्साइम। जो एट्रोपिन होती है उसको हमें टाइट्रेट करना होता है टू ड्राइंग ऑफ सिक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट रेट और प्यूपिलर डायलेशन को हम मॉनिटर करते हैं लेकिन उसको डोज टाइट्रेशन के लिए काम में नहीं लेते। ठीक है, ये याद रखना। और साथ में फिर हम प्रेलिडॉक्साइम देते हैं। जो प्रेलिडॉक्साइम होता है वो कैसे काम करता है, वो रिएक्टिवेट करता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस को। ठीक है। लेकिन रिएक्टिवेट कब तक कर पाएगा, जब तक एंजाइम बुढ़ा नहीं हो जाता, एंजाइम की एजिंग नहीं हो जाती। और तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2 दिन के बाद में जो एंजाइम होता है वो बुढ़ा हो जाता है, उसकी एजिंग हो जाती है। उसके बाद में अपने आप प्रेलिडॉक्साइम दोगे तो उसका कोई रोल नहीं होगा। क्लियर है। तो ये तो हमने बात कर ली कोलिनर्जिक सिंड्रोम जो कि एसिटाइल कोलिन की वजह से हो रहा है ओपी पॉइजनिंग में। ठीक है। अदर रिलेटेड सिंड्रोम क्या क्या हो सकते हैं ओपी पॉइजनिंग में, अदर रिलेटेड सिंड्रोम हो सकते हैं। तो अदर सिंड्रोम भी हैं, कौन कौन से, एक तो इंटरमीडिएट सिंड्रोम होता है और एक ओपीआईडीएन होता है। ठीक है। दोनों पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिए। जो इंटरमीडिएट सिंड्रोम होता है वो हमारे 2 से 4 दिन के बाद में मिलता है ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। क्लियर है। ये मेनली किस वजह से हो रहा है, ये कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से नहीं हो रहा, ये कोलिन जो एसिटाइल कोलिन है उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं हो रहा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसफंक्शन की वजह से होता है, जो कि मेनली इनएडिकेट डोजिंग ऑफ एट्रोपिन की वजह से होता है। मान लो आपने किसी को पहले तो बहुत ज़्यादा एट्रोपिन दे दिया, फिर एकदम से उसे बंद कर दिया, या हम डोजिंग सही से नहीं दे रहे। ठीक है। बहुत फास्ट रिवर्सल कर रहे हैं हम एट्रोपिनाइजेशन का, तो उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिसफंक्शन हो जाता है। अब इसमें पेशेंट क्या करके प्रेजेंट करता है कि प्रॉक्सिमल लिम्ब वीकनेस करके प्रेजेंट करता है और एकदम से उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है। कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है कि हमें वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को लेना पड़ता है। ठीक है। तो और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे सपोर्टिव होता है। तो इसमें एट्रोपिनाइजेशन करेंगे क्या, मतलब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारे एट्रोपिन होगा क्या इंटरमीडिएट सिंड्रोम में, नहीं, मेनली हो ही ये एट्रोपिन की इनएडिकेट डोजिंग की वजह से रहे, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन नहीं होता। सपोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं, अगर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है तो वेंटिलेटर लगाएंगे, बाकी सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे। सेकेंड जो हमारा सिंड्रोम है वो होता है ओपीआईडीएन। ठीक है। ओपीआईडीएन जो होता है ये 2 से 4 वीक बाद में होता है,
हमने अभी भी देखा था कि जो इंटरमीडिएट सिंड्रोम था वो 2 से 4 दिन बाद में हो रहा था, ये 2 से 4 वीक बाद में होता है। इसमें क्या, ये किस वजह से होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं एनटीई को। एनटीई क्या है? न्यूरोपैथी एस्ट्रेज होता है, ठीक है। तो न्यूरोपैथी एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब इसमें क्या मिलेगा, उसमें प्रॉक्सिमल मिल रहा था इंटरमीडिएट में, इसमें क्या मिलता है, इसमें डिस्टल सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी मिलती है, साथ में अटेक्सिया भी मिलता है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट में इसमें भी एट्रोपिन का कोई रोल नहीं है, सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो गया, इन एंड आउट एट्रोपिन पॉइजनिंग, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं। पहले जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2020 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। In a child with acute organophosphate poisoning, which one of the following drugs will act as anti-sialogue and peripheral parasympathetic agent? तो आप देख रहे हो एंटीसाइलोग, एंटीसाइलोग का मतलब क्या हुआ, एंटी सिक्रेटरी एजेंट की तरह कौन काम करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, तो आपको पता ही है एंटी सिक्रेटरी एजेंट कौन सा होता है, अभी अभी हमने देखा एट्रोपिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 एग्जामिनेशन में आया है वो क्या है, अ 21 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज डायरिया, देखो वॉमिटिंग भी है, प्रोफ्यूज डायरिया है, ब्रोंकोरिया है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, मियोसिस है, एंड मसल फेसिकुलेशन है। फेसिकुलेशन क्या हो गया, निकोटेनिक रिसेप्टर का साइड इफेक्ट हो गया, बाकी जितने भी हैं वो डम्बल्स में आ गए, मतलब हमारे मस्कैरिनिक इफेक्ट्स हो गए। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो हो गया हमारे वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ही हो गया। अब इसने डायरेक्ट एक और क्वेश्चन पूछा 2022 में कि एंटीडोट क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, तो उसका आंसर हमारे एट्रोपिन हो गया, हमने पढ़ लिया। फिर 2024 में क्वेश्चन आया OPIDN पे उसने मल्टीपल ऑप्शन दिया और उसने पूछा कि ऑल ऑफ द करेक्ट, कि कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन था अकर्स 2 to 3 वीक आफ्टर एक्सपोजर। अभी अभी हमने देखा था जो OPIDN होता है वो 2 से 3 हफ्ते बाद में होता है, जबकि जो इंटरमीडिएट सिंड्रोम होता है वो 2 से 3 दिन बाद में होता है, ठीक है। और मैंने बताया था ये कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड से देखने को मिलता है, एग्जाम्पल TOCP, जो कि क्या करते हैं, जो कि एंटी को इनहिबिट करते हैं ठीक है। और अभी अभी हमने देखा था ये डिस्टल मोटर न्यूरोपैथी करते हैं, ठीक है, विदाउट सेंसरी लॉस, और इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, बस फिजियोथेरेपी करवाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2025 में आया था, वो है अ फार्मर विद पेस्टिसाइड इंजेक्शन। अभी अभी हमने देखा था कि ये इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं अपन ऑर्गेनोफॉस्फेट को, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड इंजेक्शन प्रेजेंटेड विद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक्सेसिव सलाइवेशन, वापस वही डम्बल्स वाला पॉइंट आ गया विच टॉक्सीड्रोम इज मोस्ट लाइकली, तो कोलिनर्जिक हो गया, क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, फॉलो करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए और क्या ला सकते हैं, ठीक है। और medimantra.in पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो वो सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।